गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट यूथ पब्लिकेशन का जो सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकला हुआ जो 2023 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए। देखिए, हम इसका 2 सेट इससे पहले कर चुके हैं प्रीवियस ईयर का, और ये तीसरा है। 3 फरवरी 2023 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका देखिए, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था। अगर आप ये हार्ड क्वेश्चन कर लेते तो नॉर्मल, अब जो है इससे पेपर नॉर्मल आने लगा है अभी का। जो अभी हाल फिलहाल में 14 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, जो हम भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें हम पास कर चुके हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में। तो हम खुद दे के देखे हुए थे, इससे भी नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप लोग अगर ये क्वेश्चन कर लेते, यूथ पब्लिकेशन का हम टोटल करवाएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि 2023 में ऑनलाइन जितना भी एग्ज़ाम हुआ था, 2 कर चुके हैं, हम तीसरा कर रहे हैं आज। आप लोग देखिए, ये है मैथ साइंस का क्वेश्चन सीटेट का 6 to 8 के लिए, पेपर सेकंड के लिए। और जो पेपर फर्स्ट के विद्यार्थी होंगे वो मतलब इसका सीडीपी उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और लैंग्वेज पेपर जो हिंदी करवाएंगे वो दोनों इसमें फ़ायदेमंद उसके लिए रहेगा। तो अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का दोस्तों स्वागत है। हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है? तो कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है? तो तेज चलना। तेज चलना क्या है? स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है। उसके बाद है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस और किस तरफ बढ़ रहा है? तो केंद्र से बाह्य की तरफ, सेंटर टू एक्सट्रीम्स की तरफ बढ़ रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीयक कारक है? दोस्तों, समाजीकरण के द्वितीयक कारक के बारे में बोल रहा है। तो देखिए, विद्यालय है, किताबें हैं, मीडिया, ये दोनों क्या, ये तीनों क्या है? द्वितीयक कारक हैं। और बोल रहा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? तो ये औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में ऐसा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? सीखने के लिए तत्परता। देखिए दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पे सीडीपी का सीटेट का, ये सचिन सर का जो सीटेट का सीडीपी का जो बुक आया हुआ है, हम उस बुक का भी डिस्कशन करवाते हैं अपने चैनल पे, जो कि सारा प्रीवियस क्वेश्चन उसमें संकलन एक जगह किया हुआ है। तो जो व्यक्ति नहीं पढ़े, देखिए जीन प्याजे का हम अलग से एक सेशन दिए हुए हैं, उसमें सारा जीन प्याजे से जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन उस वीडियो में है। आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, यही देखिए क्वेश्चन है, जीन प्याजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सीखने के लिए तत्परता। सीखने के लिए तत्परता पे महत्व दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा, अमरजीत नियमों को अस्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? तो कानून और व्यवस्था उन्मुखी अवस्था में, कानून और व्यवस्था उन्मुखी अवस्था में है। देखिए, उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? तो प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, ये आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेब वैगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? तो सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग का किया है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेब वैगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो विद्यार्थी को। 10 नंबर है दोस्तों, अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? तो अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए?
तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना उसको चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है? तो जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। और 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका बी सही होगा। सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? देखिए उत्तर होगा इसका, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान रचनात्मक आकलन किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, यही समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? तो विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान, विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान, यही आंसर सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है? पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है? तो लिखित विषय वस्तु बोध में, लिखित विषय वस्तु बोध में। 18 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, स्वालीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। इसका आंसर नंबर ए देखिए दोस्तों सही होगा। सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने, सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? देखिए दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? तो अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, यही होगा। दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? तो अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, यही इसका सही होगा। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? देखिए ए नंबर औसत से अधिक बुद्धि स्तर, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी का लक्षण है। बी में है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल भी है। सी में है निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ये भी है, मगर जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन ये नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के डैश परिप्रेक्ष्य और अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के वृद्धिबोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के वृद्धिबोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? तो बोरियत। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? तो बोरियत, बोरियत का। 23 नंबर क्वेश्चन है,
स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है। स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए, यह इसका सही आंसर होगा। तो स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन होगा। 24 नंबर में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा अन्वेषण संबंधी अधिगम लिए अनुकूलित परिवेश। अन्वेषण संबंधी अधिगम लिए अनुकूलित परिवेश, यही सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन होगा इसका, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश समुन्नत करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा। अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, ये दोनों सही होगा। बाद बाकी अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण ये नहीं होगा। ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन ये भी नहीं होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधि का संचालन करना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो? देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए तो जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। उसके बाद देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? तो इसका आंसर देखिए, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, यही आंसर इसका सही होगा। और देखिए दोस्तों 28 में क्वेश्चन है, अधिगम की गति, अधिगम की गति, अधिगम की गति 28 का देखिए डी सही होगा। अधिगम की गति व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं की में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। और 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा 30 का डी सही होगा। संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? तो देखिए, संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारियों से के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना, यही इसका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, अब हम मैथ के सीडीपी में आते हैं। ये तो सॉल्यूशन करने वाला है। मैथ का सीडीपी 50 यहाँ हो जाएगा हमारा 51 से स्टार्ट है, सॉरी 50, हाँ 51 से स्टार्ट है। बोल रहा है, अनीता बीजीय व्यंजकों के योग के लिए बच्चों का अवलोकन कर रही है। निम्नलिखित में से बच्चों की किन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना सुश्री अनीता के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ये देखिए, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, योजनाएं जिनका बच्चा अनुप्रयोग कर रहा है तथा बच्चे की उच्च स्तरीय योजना की ओर प्रगति। 2 में है, कितने सही रूप से बच्चा बीजीय व्यंजकों के योग पर समस्या हल कर रहा है, यही इसका आंसर सही होगा। फिर देखिए 3 और सी में है, कितनी जल्दी बच्चा बीजीय व्यंजकों के योग पर समस्याओं को हल कर रहा है, ये गलत होगा। उसके बाद कितनी सफाई से बच्चा बीजीय व्यंजकों के योग पर समस्याओं को हल कर रहा है, ये भी गलत होगा। और बी नंबर सही होगा, कितने सही रूप से बच्चा बीजीय व्यंजकों के योग पर समस्याएं हल कर रहा है, ये सही होगा। देखिए अनीता बीजीय व्यंजकों के योग के लिए बच्चों का अवलोकन कर रही है। कितने सही रूप से बच्चा बीजीय व्यंजकों के योग पर समस्याएं हल कर रहा है,
तथा इनकी प्रगति पर ध्यान देना सुश्री अनीता के लिए सबसे उपयुक्त है। यही आंसर सही होगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों की उनके ज्ञान के निर्माण में सहायता करने के लिए सबसे कम रूप से उपयुक्त होगी? सबसे कम रूप से उपयुक्त कौन सा होगा? व्याख्यान विधि। देखिए पहला गतिविधि आधारित विधि, ये जो है ज़्यादा उपयुक्त होगा। जो आगमनात्मक विधि ज़्यादा उपयुक्त होगा। समस्या समाधान विधि ज़्यादा उपयुक्त होगा। व्याख्यान विधि यह सबसे कम उपयुक्त होगा। बोल रहा है व्याख्यान विधि विद्यार्थियों की उनके ज्ञान के निर्माण में सहायता करने के लिए सबसे कम रूप से उपयुक्त होगी। व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्राचीन एवं प्रचलित विधि है। छात्रों को शिक्षक अपने विचार समझने के लिए अथवा किसी विषय वस्तु के अध्ययन के रूप में उस विषय वस्तु पर छात्रों को भाषण देकर किया गया शिक्षण व्याख्यान विधि कहलाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, बोल रहा है वेन हेले के अनुसार बच्चा ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? वेन हेले के अनुसार बच्चा ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है यदि वह ज्यामितीय आकृतियों के समान गुणों का निगमन कर लेता है और प्रमेयों को प्रमाणित कर लेता है? तो ये लेवल 3 स्तर पे है। देखिए वेन हेले के अनुसार बच्चा ज्यामितीय चिंतन के तीसरे स्तर पर है यदि वह ज्यामितीय आकृतियों के सामान्य गुणों का निगमन कर लेता है और प्रमेयों को प्रमाणित कर लेता है। यह आम तौर पर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत आता है। स्तर 3 के अंतर्गत निगमन या औपचारिक निगमन स्तर पर छात्र अधिक जटिल ज्यामितीय अवधारणाओं से अवगत हो जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में एक सीधी रेखा की लंबाई का मापन करते हुए एक बालिका उल्लेख करती है कि मेरे पैमाने स्केल पर कोई भी बिंदु एक आरंभिक बिंदु के रूप में लिया जा सकता है। बोल रहा है अपनी कक्षा में एक सीधी रेखा की लंबाई का मापन करते हुए एक बालिका उल्लेख करती है कि मेरे पैमाने स्केल पर कोई भी बिंदु एक आरंभिक बिंदु के रूप में लिया जा सकता है। इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? देखिए इसका आंसर सी सही होगा। बालिका मापन की अवधारणा के प्रति समझ बना पाई है का संरक्षण कर पाई है। तो इसका देखिए ऑप्शन सी होगा। अपनी कक्षा में एक सीधी रेखा की लंबाई का मापन करते हुए एक बालिका उल्लेख करती है कि मेरे पैमाने स्केल पर कोई भी बिंदु एक आरंभिक बिंदु के रूप में लिया जा सकता है। बालिका मापन की अवधारणा के प्रति समझ बना पाई है का संरक्षण कर पाई है। यह छात्रों को निर्देशात्मक प्रक्रिया में मूल्यांकन की भूमिका की समझ प्रदान करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता डैश पर निर्भर नहीं करती। गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता डैश पर निर्भर नहीं करती। देखिए जेंडर व जाति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जेंडर व जाति पर निर्भर नहीं करती। गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता जेंडर व जाति पर निर्भर नहीं करती। जाति और लिंग दोनों ही असमानता, सामाजिक विभेद और वर्गीकृत व्यवस्था के जटिल रूप है जिन्हें एक साथ जोड़कर शायद ही समझा गया है। गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता जेंडर व जाति पर निर्भर नहीं करती। जाति और लिंग दोनों ही असमानता, सामाजिक विभेद और वर्गीकृत व्यवस्था के जटिल रूप हैं जिन्हें एक साथ जोड़कर शायद ही समझा गया है। और 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। प्राथमिक स्तर का गणित मूर्त है और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है। गलत है भाई। बी में देखिए क्या बोल रहा है, गणित में अवधारणाओं को यथातथ सुस्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सी में है गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमित होती है। और डी नंबर क्वेश्चन है कि गणित में निगमनात्मक तार्किकता शामिल है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। गणित आज एक विविध शिक्षा शास्त्र है जो विज्ञान से डेटा, माप और अवलोकन, अनुमान, निगमन और प्रमाण और मानव व्यवहार, प्रकृति घटनाएं और सामाजिक प्रणालियों के गणितीय मॉडल से संबंधित है जो इसे एक सार्वभौमिक विषय बनाता है।
प्राथमिक स्तर पर गणित मूर्त है और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है। यह कथन गणित की प्रकृति के संबंध में प्रकृति, घटनाएं और सामाजिक प्रणालियों के गणितीय मॉडल से संबंधित है, जो इसे एक सार्वभौमिक विषय बनाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित मूर्त है और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है। यह कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। गणित की कक्षा में शिक्षिका ने रमन से पूछा कि यदि किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो इसके इन कोणों का माप क्या होगा। इस पर रमन ने कहा कि कोणों का माप 40, 60, 80 होगा। रमन का उत्तर उसकी किस क्षमता को दर्शाता है दोस्तों? तो वह समानुपातिक चिंतन को दर्शाता है। मतलब गणित की कक्षा में शिक्षिका ने रमन से पूछा कि यदि किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो उसके इन कोणों का माप क्या होगा। इस पर रमन ने कहा कि कोणों का माप 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री होगा। रमन का उत्तर समानुपातिक क्षमता का दर्शाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है। गणित के शिक्षण अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए, सही नहीं है, हमें वो ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ए क्या बोल रहा है। प्राथमिक कक्षा में गणित का ज्ञान प्रतिरूपों और सामान्यीकरण के अवलोकन के माध्यम से सृजित किया जा सकता है। यह सही है भाई। बी नंबर क्वेश्चन है। गणित का अधिगम संवाद आधारित एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। यह भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों। गणित की अच्छी अध्यापिका विद्यार्थियों की गणित में रुचि का संवर्धन कर सकती है। यह भी सही है। मगर सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, बोल रहा है गणितीय ज्ञान के सृजन में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। यही ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन है गणित उन उन कुछ विषयों में से एक है जिनका व्यवहारिक, सांस्कृतिक और अनुशासनात्मक मूल्य होता है। प्राथमिक कक्षा में गणित का ज्ञान प्रतिरूपों और सामान्यीकरण के अवलोकन के माध्यम से सृजित किया जा सकता है। गणित की अच्छी अध्यापिका विद्यार्थियों के गणित में रुचि का संवर्धन कर सकती है। गणितीय ज्ञान के सृजन में संस्कृति और संदर्भों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गणित की समावेशी कक्षा के लिए सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली है? शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली है भाई। 59 नंबर क्वेश्चन है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी गणित की समावेशी कक्षा के लिए सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली है? तो कौन सा है भाई? तो देखिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। मानकीकृत टेस्टों का प्रयोग, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। देखिए एक मानकीकृत परीक्षण एक परीक्षण है जिसे एक सुसंगत या मानक तरीके से प्रशासित और स्कोर किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि प्रश्न प्रशासन की शर्तें, स्कोरिंग प्रक्रियाएं और व्याख्याएं सुसंगत है और पूर्व निर्धारित मानक तरीके से प्रशासित और स्कोर की जाती है। अतः मानकीकृत टेस्टों का प्रयोग गणित की समावेशी कक्षा के लिए सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली है। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गणित से सबसे कम रूप से संबद्ध है? तो प्रयोग, निगमनात्मक विवेचन, तार्किक विवेचन, उसके बाद एक्सियोमेटिक मतलब स्वयं सिद्धि, ये सब ज़्यादा संबंध है मगर प्रयोग कम संबंध है। गणित संख्याओं, आकार, मात्रा और स्वरूप का अध्ययन है। गणित सभी विज्ञानों की रानी है और सभी विषयों में इसकी उपस्थिति है। यह अन्य विषयों के आधार और संरचना के रूप में कार्य करता है। गणित में प्रयोग सबसे कम रूप में संबद्ध है। अब देखिए दोस्तों, हम साइंस में आ गए। साइंस में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 बोल रहा है दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती है। और S2 बोल रहा है इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो क्या हुआ? देखिए दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या कर रहा है। बोल रहा है दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। मोमबत्ती का जलना और जल के साथ प्रबल
अम्ल की प्रतिक्रिया इसके उदाहरण है। इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होता है, जैसे C+O2 और CO2 प्लस हीट। 62वां क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है R1R2 है। अभिक्रिया फर्स्ट में बोल रहा है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। 2 में है मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए, R1 द्विस्थापन अभिक्रिया है, जबकि R2 संयोजन अभिक्रिया है। देखिए, बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करना एक द्विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के एक आयन का विनिमय करके दो नए उत्पाद बनते हैं, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। इस अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं MgO प्लस CO2 इक्वल टू MgCO3। अभी देखिए दोस्तों, 63 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 है भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं, और S2 है भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये मतलब S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। S1 देखिए भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते, ये गलत है, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता, ये सही है। बोल रहा है भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। भौतिक परिवर्तन कभी उत्क्रमणीय तथा कभी अनुत्क्रमणीय होते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता है, अतः S1 असत्य तथा S2 सत्य है। 64 में दोस्तों क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला के लिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मोमबत्ती ज्वाला के लिए निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए देखिए ऑप्शन नंबर 30 का सत्य है। देखिए, सर्वाधिक गर्म भाग क्या होगा? पूर्ण दहन का बाह्यतम भाग। मध्यम गर्म भाग क्या होगा? आंशिक दहन का बीच का भाग। और सी में है न्यूनतम गर्म भाग क्या होगा? अनजली मोम की वाष्प का अंतरतम भाग क्षेत्रफल। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 सही होगा। बोल रहा है सर्वाधिक गर्म भाग होगा पूर्ण दहन का बाह्यतम भाग। बी में मध्यम गर्म भाग का होगा आंशिक दहन का बीच का भाग। और सी में न्यूनतम गर्म भाग का होगा अनजली मोम की वाष्प का अंतरतम भाग क्षेत्र। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कॉपर तांबा अभिक्रिया नहीं करती, जबकि आयरन लोहा मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये सब अभिक्रिया करती है। इसका व्याख्या होगा, तांबा कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि तांबा हाइड्रोजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। कॉपर की कम अभिक्रियाशीलता होने के कारण यह हाइड्रोजन को उसके अम्लीय विस्थापन से विस्थापित नहीं कर सकता। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो S1 में है A और B संस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। S2 है A और B संस्तर स्थिति जल खनिजों एवं खाद्य से संबद्ध है। तो क्या होगा? देखिए, दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या कर रहा है। बोल रहा है A और B संस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है, क्योंकि संस्तर A और B में जल खनिज तथा ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है। संस्तर B में पौधे की जड़ें पहुंचती है। पौधों की वृद्धि pH मान 6 से 7.5 के मध्य होती है, अतः कथन S1 और S2 दोनों सत्य है। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां है? तो देखिए, इसमें अशुद्धियां है तो इसमें क्या है? फॉस्फेट है और पीरकनाशी, ये दोनों है। वहीतम एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां पोषक तत्व मृतजीवी
और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। वाहित मल जल में पाए जाने वाली अशुद्धियां निम्न है। कार्बनिक अशुद्धियां देखिए, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, पीरकनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धि है नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं, पोषक तत्व है फास्फेट और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है पौधों में लैंगिक जनन के विषय से सत्य है। निम्नलिखित में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय से सत्य है? तो अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा डी नंबर आंसर। डी में बोल रहा है सी और डी, मतलब ये सत्य होगा, बाकी ए और बी गलत है। ए में बोल रहा है लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक है, ये गलत होगा। बी में है केवल कीट ही परागण के कारक है, भाई ये तो गलत है, ये भी गलत है। देखिए बोल रहा है जब पौधे अपने, और सी डी पहले पढ़ लीजिए, निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है, सही बात है। डी में है पौधे बीज से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही है। देखिए बोल रहा है जब पौधे अपने युग्मकों के द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं तो इस क्रिया को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। पादपों में भी नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। पुमंग एवं जयांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग होते हैं। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग एवं जयांग मादा जनन भाग है। पौधों के ये जनन अंग पुष्पों के अंदर पाए जाते हैं। पौधों में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है। सी में है निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है। डी में है पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। श्वसन अंग के आधार पर बोल रहा है, देखिए टिड्डा, कॉकरोच, चींटी। तो इससे अलग है घोंघा। देखिए चींटी, टिड्डा और तिलचट्टा, कॉकरोच कीट है, जबकि घोंघा ये सभी श्वसन नली के माध्यम से सांस लेते हैं। घोंघे का श्वसन अंग अलग होता है, यह गलफड़ों एवं टिनगिडिया के माध्यम से श्वसन करता है। अतः श्वसन अंग के आधार पर घोंघा इन सभी से भिन्न है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, टीसी तब ईबीए, पहले टीसी तब ईबीए होगा। देखिए डी में क्या बोल रहा है, लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। उसके बाद है सी नंबर में उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद ई नंबर होगा जल में घुलनशील अवशिष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर मूत्र रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद बी नंबर होगा मूत्रवाहिनियां मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। उसके बाद ए नंबर होगा मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद आंसर सी होगा दिए गए कथनों का सही क्रम निम्न है। डी में होगा लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। सी में है उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। ई में है जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर मूत्र रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। बी में होगा मूत्रवाहिनियां मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। ए में होगा मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, बोल रहा है केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी यीस्ट और चीनी आटे में डाली और कुछ घंटों के लिए उसे रखकर छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध क्यों आ रही है? आटे में से खट्टी गंध क्यों आ रही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, क्योंकि एल्कोहल उत्पन्न होता है, क्योंकि एल्कोहल उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए इसका होगा डिस्क्रिप्शन है केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी यीस्ट और चीनी आटे में डाली और कुछ घंटों के लिए उसे रखकर छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध आने लगती है।
क्योंकि ईस्ट और चीनी आपस में अभिक्रिया करके अल्कोहल उत्पन्न करते हैं। 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 में है, धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। और 2 में है, धमनियों में कपाट है। क्या सही होगा भाई? देखिए S1 सत्य है, S2 असत्य है। S1 धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है, सही है। तो S2 धमनियों में कपाट है, ये गलत होगा। देखिए बोल रहा है, धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध अथवा ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़ा तक में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। देखिए शुरुआत से पढ़िए, धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। मतलब हृदय से जो शरीर के बाहर, हृदय के से बाहर जितना भी रक्त ले जाता है उसको धमनी बोलते हैं। धमनी में शुद्ध अथवा ऑक्सीजन युक्त रहता है। हृदय से जो जाता है रक्त वो शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़ा तक में रक्त पहुंचाता है। और पल्मोनरी धमनी जो होता है वो दाहिने नीले से फेफड़ा तक में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। उसके बाद धमनियों के विपरीत नसों में वाल्व होते हैं। धमनियों के विपरीत नसों में वाल्व होते हैं। वाल्व रक्त को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हृदय तक वापस जाने में भी मदद करते हैं। हृदय में कपाट आलिंद एवं नीले के मध्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश शिराओं में नव चंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को वापस विपरीत दिशा में लौटने देते हैं। और 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई 2 स्थितियों ए और बी पर विचार कीजिए। बोल रहा, रसोई में छत के निकट दीवार पर निर्वातक पंखा लगा हुआ है। उसके बाद बी में है, निर्वातक पंखा रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ है। रसोई से ऊष्मा को निकालने में दोनों परिस्थितियों में कौन अधिक प्रभावी होगा? तो देखिए ए अधिक प्रभावी होगा, ए सही होगा। तो रसोई से ऊष्मा को निकालने में सबसे प्रभावी कथन है, रसोई में छत के निकट दीवार पर निर्वातक पंखा लगा हुआ है। अब ऑप्शन 74 में क्वेश्चन है दोस्तों, एक सरल लोलक में मध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी d है। यदि दूरी d/4 तय करने में गोलक t1 सेकंड लेता है तो लोलक की समय अवधि क्या है? तो 4t1 सेकंड दोस्तों, 4t1 सेकंड होता है। एक सरल लोलक में मध्य स्थिति और चर स्थिति के बीच की दूरी बराबर d। तो t² प्रोपोर्शनल टू l। यदि दूरी d/4 करने पर लोलक द्वारा लगा समय t1 प्रोपोर्शनल टू d/4, 4t1 प्रोपोर्शनल टू d। अतः लोलक की समयावधि 41 सेकंड होगी। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्यार्थियों को सारणी ए और बी में दिए गए आंकड़ों से दूरी समय आलेख खींचने के लिए कहा गया है। दूरी समय आलेख खींचने के लिए कहा गया है। देखिए दूरी समय दिया गया है। खींचने के बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी में ढलान बराबर सम होगा, ये इसका सही आंसर होगा। विद्यार्थियों द्वारा सारणी ए और बी में दिए गए आंकड़ों से दूरी समय आलेख खींचने के लिए ए और बी में ढलान बराबर सम होगा, क्योंकि दोनों सारणी में एक समान चाल के बराबर व समान मान प्राप्त होने के कारण दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त करती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के अमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए। बोल रहा है किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के अमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए। तो क्या होगा? प्रतिबिंब का अमाप बढ़ जाएगा। प्रतिबिंब का अमाप बढ़ जाएगा, यही होगा। देखिए बोल रहा है किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के अमाप को यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए तो प्रतिबिंब का अमाप बढ़ जाएगा
वह लेंस जो बीच से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जिस कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ए नंबर में है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। बीम है प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है, गलत है भाई। सी में है प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ये गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर डी मतलब ओनली ए सही है। बोल रहा है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है, सही बात है। सी में कल रहा है प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश व ध्वनि सीधी सरल रेखा में गमन कर लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के दो टुकड़े रखे हैं। यदि M2 से M1 बड़ा है तो आंसर इसका ए सही होगा। तो M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है। देखिए ए नंबर ऑप्शन से एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के टुकड़े रखे हैं। यदि M2 से M1 बड़ा है तो M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है। M1 तथा M2 विरामावस्था में होने के कारण उनके बीच अपेक्षित गति होने से पूर्व जो घर्षण कार्य करता है वो अस्थितिक घर्षण कहलाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर एक गुब्बारा रखा गया। बोतल गर्म जल में रखी गई, चरण ए, और फिर ठंडे जल में रखी गई, चरण बी। गुब्बारे का क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन इसका सी सही होगा, मतलब चरण ए फूल जाएगा, चरण बी पिचक जाएगा। क्या है आंसर सी, किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर एक गुब्बारा रखा गया, बोतल गर्म जल में रखी गई तो चरण ए के तहत गुब्बारा फूल जाएगा। बोतल को ठंडे जल में रखी गई तो चरण बी के अंतर्गत गुब्बारा पिचक जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो 80 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फ्यूज की विशेषता पतला तार, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक होना चाहिए। पतला तार, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक होना चाहिए। उसके बाद है फ्यूज तार मिश्र धातु तांबा, टीन, शीशे से निर्मित होता है, जिसे चीनी मिट्टी के बने होल्डर पर लगे दो धात्विक टर्मिनलों के मध्य लगाया जाता है। फ्यूज तार की विशेषताएं निम्न है, पतला तार, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक। 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका ने कक्षा में भली प्रकार से संचारण के संप्रदाय पर चर्चा की। उसने फिर विद्यार्थियों को इस विषय पर प्रयोगशाला में कार्य करने में सम्मिलित किया। विद्यार्थियों ने यह जांचने के लिए कि लोहे की वस्तुओं के आर्द्र वायु से संपर्क में आने पर उन पर जंग लग जाता है, समूहों में कार्य किया। उपरोक्त उल्लेखित प्रश्न प्रयोगशाला के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। देखिए इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया है। इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया है, यही सही होगा। इसका आंसर है शिक्षिका द्वारा संचारण के संप्रदाय पर चर्चा करते हुए बच्चों को प्रयोगशाला में सम्मिलित करना तथा विद्यार्थियों का संचारण से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकर स्वयं जांच के लिए समूहों में कार्य करना, यह दर्शाता है कि इसे निगमनात्मक कार्यशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया है, जहां बच्चे नियम समझकर कार्य करते हुए अवधारणाओं की समझ सुदृढ़ करते हैं तथा उन्हें यह ज्ञात होता है कि शिक्षकों द्वारा उनसे ज्ञात करने की अपेक्षा है, जबकि यह बच्चों को अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण तक पहुंचने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि संप्रदायों की समझ बच्चों के नियमों पर कार्य करते हुए उत्पन्न होती है।
82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों सत्य है। वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक परिघटनाओं की एक व्यवस्थित व्याख्या देते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने के लिए हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों को नई परिघटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए जिनकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो सके। और डी में है, वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वदा अनंतिम है। देखिए, एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक विश्व के एक निश्चित पहलू की एक अच्छी तरह से स्थापित व्याख्या को संदर्भित करता है जिसे वैज्ञानिक विधि के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और जिसका उचित साक्ष्य के साथ प्रयोग और अवलोकन द्वारा पूरी तरह से परीक्षण और पुष्टि की जाती है। ये सिद्धांत सर्वथा अनंतिम है। इन्हें समझने के लिए हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है, अतः ABCD सही है। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपसारी प्रश्न है। कौन अपसारी प्रश्न है। डी नंबर ऑप्शन अपसारी प्रश्न। क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएंगे, ये अपसारी प्रश्न होगा। एक अपसारी प्रश्न वह है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है। यह बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने चिंतन को उन चीज़ों से परे ले जाएं जो वे जानते हैं कि वे सत्य हैं। ये प्रश्न बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा उन्हें मूल और ज्ञात विचारों के संयोजन से नए विचारों या व्याख्या निर्मित करने के लिए अपनी उच्च क्रम की संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएंगे, यह प्रश्न एक अपसारी प्रश्न है क्योंकि इसका न तो कोई निश्चित उत्तर होगा और न ही बच्चा इसका कोई रटा रटाया विचार प्रस्तुत कर पाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए हम एक कमरे को ठंडा करना चाहते हैं। ऊष्मागतिकी हमें बताती है कि हमें ऐसा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च व्यय करने की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की विद्युत द्वारा आपूर्ति की जाती है जो कमरे को ठंडा करने में एयर कंडीशनर को सक्षम बनाती है। ऊष्मागतिकी पदार्थ की विभिन्न प्रावस्थाओं की समस्या को भी नियंत्रित करती है। प्रकाश संश्लेषण जैसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होगी, इसके अनुमान में भी ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से विज्ञान के किन विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है। तो देखिए, इसमें विज्ञान अधिगम का अंतः विषय परक क्षेत्र है, यही इसका किया गया है। उसके बाद देखिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक उद्यम में, ये गलत है। विज्ञान प्रकृति में अनंती में, ये गलत है। और विज्ञान अपने अभ्यासकर्ताओं से दृढ़ता अपेक्षित करता है, ये गलत है। देखिए दोस्तों, प्रस्तुत उदाहरण में ऊष्मागतिकी तथा प्रकाश संश्लेषण के आपसी संबंधी धारणाओं को प्रस्तुत करते हुए इस विचार का स्पष्टीकरण किया गया है कि विज्ञान अधिगम का अंतः विषय परक क्षेत्र है। विज्ञान में अंतः विषय दृष्टिकोण पर 3 शीर्षकों के तहत चर्चा की जा सकती है। उसके बाद है दोस्तों, विज्ञान के विषयों का आपस में सह संबंध, जिसमें यह बताया जाता है कि विज्ञान के प्रत्येक विषय एक दूसरे पर निर्भर है। अन्य स्कूली विषयों के साथ विज्ञान का सह संबंध। उसके बाद जीवन और पर्यावरण के साथ विज्ञान का संबंध। 85 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिकर्ताओं को प्रस्तावित करते हुए शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रस्तावित करते हुए शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। तो क्या है, पहला है, क्या होगा यदि तुम लोहे की एक कील को कुछ दिनों के लिए एक खुले आर्द्र क्षेत्र में रख दोगे। 2 नंबर में है, क्या होता है जब तुम कागज और लकड़ी जलाते हो। शिक्षक के मानस में क्या उद्देश्य है। तो उसका देखिए ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों सही होगा। उसके बाद
डी नंबर ऑप्शन गलत है। तो ए में क्या बोला, विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। बी में है वैज्ञानिक संप्रदायों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। सी में है विद्यार्थियों की यदि कोई वैकल्पिक अवधारणाएं है तो उन्हें जानना। यही सही होगा। और डी नंबर ऑप्शन है विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रक्रम को समझने में सक्षम बनाना। ये नहीं भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रस्तावित करते हुए शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे कि क्या होगा यदि तुम लोहे की एक कील को कुछ दिनों के लिए एक खुले आर्द्र क्षेत्र में रख दोगे, तथा क्या होता है जब तुम कागज और लकड़ी को जलाते हो। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में ऐसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह है कि वह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को समझ सके तथा उनकी वैकल्पिक अवधारणाओं को जानने के पश्चात उनके विचारों को वैज्ञानिक संप्रदायों के साथ जोड़ते हुए उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में अपनी पूर्ण सहभागिता दिखाने के लिए प्रेरित कर सके। 86 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें है S1 विवादित वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्या करना तर्क वितर्क और अधिगम को प्रोत्साहित करता है। S2 है तर्क वितर्क के विज्ञान में व्याख्याओं प्रतिरूपों और सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है जिसमें अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। तो देखिए इसमें जो है S1 S2 दोनों सत्य है मगर कोई किसी का व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है विवादित वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा करना तर्क वितर्क और अधिगम को प्रोत्साहित करता है क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रत्येक वैज्ञानिक अपने विभिन्न मतों पर तर्क वितर्क करते हुए उन्हें सत्य सिद्ध करने के लिए अवधारणाओं के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिससे कि अन्य व्यक्तियों को कुछ न कुछ अधिगम प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार तर्क वितर्क द्वारा विज्ञान में व्याख्याओं प्रतिरूपों मॉडल्स और सिद्धांतों का निर्माण होता है और यह एक सार्थक अधिगम का प्रोत्साहन करता है। अतः S1 और S2 दोनों सत्य है किंतु दोनों ही स्वयं में एक कथन है, अतः S1 की S2 सही व्याख्या नहीं है। 87 में है ग्रहों पर परिचर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पूछा क्या होगा यदि आकाश में चंद्रमा ना हो। विद्यार्थियों के उत्तरों पर चर्चा करने के बाद शिक्षक ने विद्यार्थियों को प्रश्न से संबंधित और अधिक जानकारी एकत्र करने और समूह परियोजना कार्य द्वारा अपने उत्तरों को प्रमाणित करने के लिए कहा। तो उपरोक्त कार्य के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा एबीडी दोस्तों इसका सही होगा। ये देखिए बोल रहा है विद्यार्थियों को यह अभिव्यक्त करना कि उनके विचार महत्व रखते हैं। उसके बाद बी में बहुत दृष्टिकोणों की सराहना करने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। डी नंबर ऑप्शन होगा इसका विद्यार्थियों को प्रश्न बनाने और विभिन्न पाठ्य सामग्री को खंगालने के लिए प्रोत्साहित करना। तो एबीडी सही होगा। सी गलत है इसका भाई, विज्ञान के अंतिमता के महत्व को विद्यार्थियों को समझना, यही गलत है। ग्रहों पर परिचर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पूछा क्या होगा यदि आकाश में चंद्रमा ना हो। विद्यार्थियों के उत्तरों पर चर्चा करने के बाद शिक्षक ने विद्यार्थियों को प्रश्न से संबंधित और अधिक जानकारी एकत्र करने और समूह परियोजना कार्य द्वारा अपने उत्तरों को प्रमाणित करने के लिए कहा। उपरोक्त प्रक्रिया का प्रयोग करके शिक्षक विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देते हुए उनकी अभिव्यक्ति को महत्व देता है तथा भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के मतों को सुनकर उनके बहुत दृष्टिकोणों की सराहना करता है तथा ऐसे प्रकरण परिचर्चा द्वारा विद्यार्थियों से प्रश्न बनाने के लिए विभिन्न पाठ्य सामग्री को एकत्र करने व उन पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अतः ए बी व डी सही है। ठीक है दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन हम देखिए 88 में बोल रहा है नीचे लिखे कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए में है एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। बी में है सदृश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असदृश आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी सही होगा। मतलब ए निष्कर्ष है और बी भी निष्कर्ष है, ए और बी दोनों निष्कर्ष हैं।
एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। सदृश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और अदृश आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए आंसर होगा इसका, दिए गए कथनों में एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। यह प्रयोग द्वारा निष्कर्ष के रूप में सिद्ध किया जा सकता है तथा कक्षीय गतिविधियों के उपरांत चुंबकों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सदृश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असदृश आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही सही होगा। उसके बाद है दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी की विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। तो बच्चों ने प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए बने हैं। अहमद ने समझाया कि आवास को नष्ट करना जनसंख्या में वृद्धि और नई प्रजातियों का स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य पर उपरोक्त उद्धरण विशेष बल दे रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए और सी सही होगा। विज्ञान समाज एवं तकनीक के अंतरापृष्ठ विषयों को समझना। सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाना। ए और सी सही होगा। और दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का बोल रहा है, हमारे लिए पर्यावरण परावर्तन और अपवर्तन प्राचीन परिघटनाएं हैं। नवजागरण के दौरान प्रकाश की प्रकृति के विषय पर चर्चा इन्हीं दो परिघटनाओं पर केंद्रित थी। 17वीं शताब्दी में हाइजन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से बना है। तत्पश्चात न्यूटन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश कणों या कणिकाओं से बना है। निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति में कौन से पहलुओं को उपरोक्त उद्धरण समझा रहा है? ऑप्शन देखिए 20 का, वैज्ञानिक की सृजनता और कल्पना से विज्ञान की प्रगति होती है, सही है। और सी में विज्ञान प्रकृति से अनंतिम है। ये दोनों जो है समझा जा सकता है, दोनों सही है दोस्तों। अब देखिए हम लोग हिंदी में आते हैं। हिंदी में सबसे पहले इसका गद्यांश है। गद्यांश देखिए, गद्यांश हम लोग पढ़ते हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या के बेहिसाब, दोस्तों आप लोग ये गद्यांश पढ़ लीजिएगा, ये गद्यांश हुआ। और इसका आंसर हम लोग देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है शुद्ध वातावरण, दोस्तों ये सही है। 92 में वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक क्या है? जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि, ये भी सही है। गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या क्या है? वायुमंडल प्रदूषण। 94 में प्रदूषण की समस्या है